सभी साथियों को और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सभी का हरे क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज जो शासन व्यवस्थाएं हैं, शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में अपनी जो बात करेंगे अपन, वो एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में अपनी बात रहेगी। देखिए, एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत एक शक्तिशाली केंद्र सरकार होती है और जो स्थानीय और जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार पर जो है डिपेंडेंट करती हैं, निर्भर करती हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था में जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं अलग अलग होती हैं और राज्य सरकारों को भी संविधान के द्वारा जो है स्वायत्ता जो है प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एकात्मक और जो संघात्मक जो शासन व्यवस्था है, इसमें सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो एकात्मक व्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। और देखिए, एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है कि यह शासन व्यवस्था जो होती है, इसमें संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति इसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से, संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति, यानी जो सभी शक्तियां होती हैं शासन की समस्त शक्ति जो है केंद्र में निहित कर दी जाती है। कौन सी सरकार में? केंद्र सरकार में, केंद्र में निहित कर दी जाती है। ये ध्यान रखना कि शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार में यानी केंद्र में निहित कर दी जाती है। इसके माध्यम से, जैसा आप सभी जानते हैं कि शासन के जो तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और शासन को शक्ति प्रदान करने का जो काम किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है, संविधान के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश का एक संविधान होता है और संविधान शासक और शासितों के संबंधों का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो शक्ति सौंपने का जो कार्य किया जाता है वो संविधान के माध्यम से किया जाता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के माध्यम से शासन की जो सभी शक्तियां होती हैं, समस्त जो शक्तियां हैं, शासन की समस्त शक्ति, ठीक है ना, शासन की समस्त शक्ति जो है किसमें निहित की जाती है? केंद्र में निहित कर दी जाती है। इसके अलावा स्थानीय सरकारों की शक्तियां और उनका अस्तित्व, ध्यान रखना, स्थानीय सरकारों का, स्थानीय सरकारों का अस्तित्व, स्थानीय सरकारों का अस्तित्व जो होता है वो जो है पूर्णतः जो है किसके अधीन होता है? वो केंद्र सरकार की इच्छा पर अधीन होता है। ठीक है ना, स्थानीय जो सरकारें होती हैं उनका अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है। अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर, केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्र में निहित कर दी जाती है। कौन सी सरकार में? केंद्र सरकार में निहित कर दी जाती है। और जो स्थानीय सरकार होती हैं उनका जो अस्तित्व होता है वो केंद्र सरकार की इच्छा पर क्या होता है? निर्भर होता है। इसके अलावा अपन एक परिभाषा देखते हैं। डायसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। यानी केंद्र के द्वारा जो केंद्र सरकार होती है जहां पर सर्वोच्च जो शक्ति है, ध्यान देना, ये जो है कोटेशन दिया है किसने? डायसी ने, ठीक है ना। डायसी विधि के शासन के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? डायसी को माना जाता है। तो डायसी ने कहा है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा, डायसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा, इसके द्वारा, केंद्रीय शक्ति के द्वारा जो है सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना, केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना,
प्रयोग किया जाना एकात्मक शासन है। ठीक है, ये जो परिभाषा दी है वो डायसी ने दी है। डायसी विधि के शासन के प्रतिपादक भी हैं। इन्होंने कहा कि केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना क्या है, एकात्मक शासन है। ठीक है, तो संविधान के द्वारा शासन की सभी शक्तियां केंद्र में निहित कर दी जाती हैं और जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनका जो अस्तित्व होता है वो केंद्र सरकार की इच्छा पर क्या होता है, निर्भर होता है। इसके अलावा एकात्मक जो शासन व्यवस्था है इसके संदर्भ में गार्डनर ने और एक अच्छी परिभाषा दी है कि यह शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक अथवा एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है और इन्हीं से स्थानीय सरकार को अपनी सारी शक्ति तथा अपना अस्तित्व क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा एकात्मक राज्यों के जो प्रसिद्ध जो उदाहरण है, एग्जाम्पल अपन देखें एकात्मक जो सरकारें हैं कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसके सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है, एक तो ब्रिटेन, एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे अपनाई गई है, ब्रिटेन में। इसके अलावा जो है ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे और जो है जापान। ठीक है, नॉर्वे, जापान आदि ये जो है प्रमुख रूप से एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है एकात्मक यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, नॉर्वे में और जापान में। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन एकात्मक शासन की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख रूप से जो विशेषताओं के संदर्भ में बात करें तो एकात्मक शासन में संविधान के द्वारा संपूर्ण जो राज्य शक्ति होती है, राज्य की शक्ति होती है, वो केंद्र सरकार में निहित होती है और इकाइयों से इसका विभाजन नहीं किया जाता। सरकार केंद्र ही समस्त कार्यों का क्या करती है, संचालन करती है। यानी जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश के शासन का क्या करती है, संचालन करती है। पहली विशेषता तो इसकी ये है। दूसरी विशेषता की बात करें कि प्रांतीय सरकारों की स्वयं की पृथक और स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है, उनका अस्तित्व केंद्र इच्छा पर निर्भर करता है। यानी केंद्र सरकार की इच्छा पर ही जो है क्या होता है, निर्भर होता है। और इसके अलावा एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। यद्यपि इकहरी नागरिकता से तात्पर्य अनिवार्य रूप से एकात्मक शासन नहीं होता है, लेकिन इकहरी जो नागरिकता होती है वो एकात्मक शासन व्यवस्था को क्या करती है, दर्शाती है। जैसे भारत में इकहरी नागरिकता है लेकिन हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक में भी भारत में सहयोगी संघवाद जो है देखने को मिलता है, पाया जाता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का ही जो है इकहरी नागरिकता भी जो है एक एग्जाम्पल हो सकता है। एकात्मक शासन के गुणों की बात करें कि एकात्मक शासन के अंतर्गत पूरे राज्य में केंद्रीय शासन के निर्देशन में एक ही प्रकार के कानून क्रियान्वित होने से संपूर्ण राज्य प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है, जो कि राज्य की उन्नति और प्रशासनिक कुशलता के लिए क्या होती है, अत्यंत आवश्यक होती है। इसके अलावा संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होने के कारण वह जनता के हित को दृष्टि में रख करके सभी विषयों के संबंध में उचित और दृढ़ता के साथ कार्य कर सकती है तथा सभी कार्यों प्रशासनिक उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार पर ही होता है। वैदेशिक संबंधों का कुशल संचालन करने की दृष्टि से एकात्मक सरकार ही क्या होती है, उपयोगी होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, संधि, समझौते आदि जो है ये एक ही सरकार के द्वारा जो है क्या होते हैं, संचालित होते हैं। इसके अलावा जो है नीति और कार्य संबंधी एक रूपता क्या होती है, आवश्यक होती है। किसके लिए, एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए। जैसे युद्ध, आर्थिक संकट और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत शीघ्रतापूर्वक निर्णय करने, उन्हें गुप्त रखने और शीघ्रतापूर्वक उन्हें लागू करने का कार्य एकात्मक शासन के तहत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। संविधान के द्वारा संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होने के कारण केंद्र और इकाइयों के सरकारों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता तथा केंद्र सरकार आवश्यकता अनुसार आंतरिक व्यवस्था सरलता पूर्वक परिवर्तन कर सकती है और एकात्मक शासन में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य दोहरे कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः शासन में मितव्ययता भी होती है, खर्चा कम भी आता है। इंग्लैंड जैसे छोटे देशों के लिए जहाँ की जनसंख्या में एकता हो, यह प्रणाली विशेष रूप से क्या है, उपयोगी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एकात्मक शासन व्यवस्था होती है जहां पर
शासन की जो संपूर्ण जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार में निहित कर दी जाती है, केंद्र सरकार में होती है। और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व जो होता है वो केंद्र सरकार की इच्छा पर क्या होता है, निर्भर होता है। एकात्मक शासन के जो सर्वश्रेष्ठ जो एग्जाम्पल हैं जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नॉर्वे है और जापान है। कोटेशन के संदर्भ में बात करें तो विधि के शासन के जो प्रतिपादक जो माने जाते हैं डायसी, और डायसी ने कहा है कि केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का जो प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है, एकात्मक शासन कहलाता है। विशेषताओं में हमने देखा कि विशेषताओं में संविधान के द्वारा संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। प्रांतीय सरकारों की स्वयं पृथक और स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, उनका अस्तित्व जो होता है वो केंद्र सरकार पर क्या करता है, डिपेंडेंट करता है, निर्भर करता है। और एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। हालांकि इकहरी नागरिकता से मतलब अनिवार्य रूप से एकात्मक शासन नहीं है। गुणों के संदर्भ में हमने देखा तो गुणों में कि केंद्र शासन के निर्देशन में एक ही प्रकार के कानून लागू होने से राज्य की प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है, जो कि राज्य की उन्नति और प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा जो है वैदेशिक संबंधों का संचालन सफलतापूर्वक होता है और निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं। और एकात्मक शासन में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य दोहरी कर्मचारी आवश्यक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण से मितव्ययता होती है, अर्थात खर्चा भी जो है क्या होता है, कम होता है। उदाहरणों के रूप में हमने देखा कि एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे और जापान आदि में जो है एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन संघात्मक शासन व्यवस्था पर। ठीक है, तो ये तो थी प्रमुख रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था। और जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो संघात्मक है वो अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा की फोल्डस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अर्थात जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के और एक बड़े राज्य के अधीन रहने के लिए सहमत होते हैं और आपस में शक्तियां बांटने पर सहमत होते हैं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसके मोस्टली उदाहरण होते हैं मोस्टली जो विशेषताएं होती हैं कि जैसे शक्तियों का विभाजन होता है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है, और एक लिखित क्या होता है, संविधान होता है, दो स्तरों पर क्या होती है, सरकारें होती है। चलिए विस्तार से बात करते हैं आपको संघात्मक शासन। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक जो शासन व्यवस्था है, इसमें देखिए कि जो संघात्मक व्यवस्था है वो अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म है, ठीक है। और संघ शब्द का जो उद्भव है, संघ शब्द का, संघ शब्द का ध्यान देना, संघ शब्द का उद्भव, इस शब्द का जो उद्भव हुआ है वो अंग्रेजी के फेडरेशन, अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन, अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के फोल्डस से लिया गया, ठीक है। फेडरेशन से है, जो कि लैटिन भाषा के, लैटिन जो भाषा है, लैटिन भाषा के फोल्डस शब्द से बना है, फोल्डस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इसका अर्थ संधि या समझौता होता है, इसका अर्थ संधि या समझौता होता है, ठीक है। अर्थात जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़े राज्य के अधीन रहने के लिए सहमत होते हैं और आपस में शक्तियां बांटने पर सहमत होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और महत्वपूर्ण बातें देखें कि जो संघात्मक है, इससे तात्पर्य ऐसे शासन से है जिसमें संविधान के द्वारा ही केंद्र की सरकार और इकाइयों की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है।
इन दोनों को शक्ति विभाजन से संबंधित कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि किसको होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास में होता है। डायसी के अनुसार संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। गार्नर ने लिखा है कि संघ ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान या संसद कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। संघ सरकार, जैसा कि प्राय कह दिया जाता है कि अकेली केंद्र सरकार नहीं होती, वरन एक केंद्रीय और स्थानीय सरकार को मिलाकर के बनती हैं। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार का संघ का भाग है जिस प्रकार केंद्र सरकार भी केंद्र द्वारा निर्मित अथवा नियंत्रित नहीं होते हैं। तो ये परिभाषाएं दी हैं विद्वानों ने। आधुनिक विश्व में संघवाद का सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संघवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है कौन है, अमेरिका है, अमेरिका। इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था अमेरिका के अलावा जो है स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ध्यान देना, संघात्मक शासन व्यवस्था के जो उदाहरण है, एक तो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अन्य उदाहरणों की बात करें तो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, भारत भी एक अच्छा उदाहरण है, स्विट्जरलैंड, भारत, और जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा जो है जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन से हैं, जर्मनी और जो है दक्षिण अफ्रीका और रूस, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो हैं किसके उदाहरण हैं, ये संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के क्या है, उदाहरण। यहाँ पर जो है संघात्मक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर क्या होती है, सरकारें होती हैं और दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। इसके अलावा अन्य उदाहरणों में स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, रूस, यूगोस्लाविया, भारत आदि। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं अपन। संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, एक तो संघात्मक राज्य में प्रमुख शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है। इकाइयों को अपनी सत्ता केंद्र सरकार से नहीं बल्कि संविधान के द्वारा प्राप्त होती है और उनकी स्थिति अधीनता की नहीं बल्कि समानता की होती है। राज्यों की जो स्थिति होती है वो किसकी होती है, इक्वलिटी की होती है, समानता की होती है, न कि अधीनता की होती है। नेक्स्ट, संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के और स्थानीय महत्व के विषय स्थानीय सरकारों को सौंपे जाते हैं। संघात्मक राज्यों के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है। यहाँ पे ध्यान देना, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, ये मोस्टली विशेषताएं हैं। और फिर बात करें कि संघात्मक राज्य के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है। अवहेलना करने का अधिकार केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और सरकार के किसी भी अंग को नहीं होता है जो कि संविधान की अवहेलना कर सके। संघात्मक धारण करने वाले राज्यों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जो कि संविधान की व्याख्या और रक्षा करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका वह न्यायपालिका होती है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से क्या होती है, मुक्त होती है। जिस प्रकार से जो स्वतंत्र न्यायपालिका के पास में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, संसद के द्वारा बनाए गए कानून,
और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की जांच करने का जो अधिकार होता है वो जुडिशरी को होता है, न्यायपालिका को होता है। और अगर न्यायपालिका को ऐसा लगे कि ये जो कानून बनाए गए ये संविधान के खिलाफ है या नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उन कानून को रद्द या शून्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका की इसी शक्ति को जो है न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। तो जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायालय को प्राप्त होता है वहां स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्टली विशेषताएं हैं ये संघात्मक शासन व्यवस्था की कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जहां पर संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। इसके अलावा और भी बात करें तो जो है केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य किसी भी प्रकार का अगर विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही इन विवादों का क्या करता है, निपटारा करता है। ठीक है। संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता की भी व्यवस्था होती है, अर्थात व्यक्ति केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार जिसमें वह निवास करता है इन दोनों का क्या होता है, नागरिक होता है। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का अनिवार्य तत्व नहीं है। भारतीय संविधान में संघ राज्य की व्यवस्था तो की है परंतु दोहरी नागरिकता की व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा संघ निर्माण के लिए आवश्यक जो शर्तें होती हैं, एक तो ये अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ व्यापक रूप से एक होने की भावना, भौगोलिक समीपता होती है, भाषा, धर्म, संस्कृति और हितों में एकता होती है, समान सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, आकार और जनसंख्या की दृष्टि से इकाइयों में समानता, पर्याप्त आर्थिक साधन, राजनीतिक चेतना। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये संघात्मक शासन व्यवस्था थी और आज की क्लास में हमने संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी देखी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।